नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द लास्ट लेसन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 509 के इकाई 6 का पूरा सारांश, क्योंकि इसमें मैं बीच बीच में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी बताऊंगा और इसके जो प्रश्न हैं उन पर भी मैं विचार रखूंगा। तो प्रायः मैं यही कोशिश करूंगा कि आपकी तैयारी इस सारांश के माध्यम से इकाई 6 का पूरा कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, हम शुरू करते हैं पहले। और शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। भारत अपनी विविधताओं के लिए अविश्वसनीय देश है। निर्जातीय उत्पत्ति, धर्म और भाषाएं सांस्कृतिक विविधता के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। देखिए, ये तो आप जानते हैं कि भारत जो है विविधताओं का देश है। विविधताओं का देश कैसे है? प्रश्न आ सकता है कि भारत विविधताओं का देश है कैसे? आपका उत्तर बहुत सरल होना चाहिए। भारत में अनेक जातियां हैं, धर्म हैं और समुदाय है। देश के हर हिस्से में किसी न किसी रूप में विविधता आपको जरूर मिलेगी। इन विविधताओं के बावजूद हमारे देश में एकता है, सहिष्णुता है। एमसीक्यू क्वेश्चन के अंतर्गत आ सकता है कि हमारे देश में लगभग में कितने समुदाय की पहचान की गई है? तो आपका उत्तर होगा 4635। तो 4635 हमारे देश में समुदाय हैं। तो इसमें जो हमारा समुदाय इतना है, इसमें इनकी पहनावा, भाषाएं, पूजा के तरीके, व्यवसाय, भोजन और उनकी कई तरह की आदतें, ये सब चीज़ें विभिन्नता को जरूर प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी अपनी अपनी इनकी पहचान है। इसके बावजूद कुछ जातियों, वर्गों और समुदाय एक भिन्न पहचान रखते हैं और इनके अन्य खंडों की जनसंख्या के साथ जैविक जुड़ाव है। वे विशेषतः संसाधनों, विशेषताओं और स्थानों को साझा कर सांस्कृतिक जुड़ावों को बनाए रखते हैं। देखिए, अब ये तमाम चीज़ों के बावजूद भी एक जुड़ाव है, एक संस्कृति है, क्योंकि अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन जुड़ाव उनका है। अब जैसे कैसे जुड़ाव है? अब जैसे हम खिचड़ी जो है उत्तर भारत के कई राज्यों में मनाते हैं, वही खिचड़ी जो है का जो पर्व है दूसरी जगहों में भी कई रूप में मनाया जाता है। कहीं ओणम के रूप में मनाया जाता है, तो कहीं किसी और के रूप में मनाया जाता है, तो कहीं उसको जो है लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। तो ये क्या है? ये हमारे देश की विविधताएं हैं और विविधताओं के बावजूद इसमें समानताएं हैं, इसलिए एकता हमारे देश की कायम है। इन प्रवृत्तियों ने भारत के संचित संपत्ति और सांस्कृतिक एकता को एक अद्भुत आकार दिया है। बिल्कुल सही बात है कि जो सांस्कृतिक एकता है और संचित संपत्ति है, युगों युगों से ये चली आ रही है और इसी के वजह से कहा जाता है कि भारत विविधताओं के बावजूद समानता और एकता रखता है। ऐसी परिस्थितियों में सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु और शिक्षा शास्त्र के विशेषतः प्रारंभिक स्तर पर पाठ्यचर्या डिजाइन करने वालों और शिक्षकों के समक्ष असंख्य चुनौतियां हैं। देखिए, ये जो विविधता है, इस विविधता की वजह से कई बार जो आप कह सकते हैं कि सिलेबस बनाने वाले हैं या इसके विषय वस्तु को रखने की बात है और उसको डिजाइन करने की बात है, तो इसमें उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती आती है और उसको करना
बहुत ही एक तरह से कहते हैं कि टेढ़ी खीर साबित होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। सामाजिक विज्ञान का विषय वस्तु इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र से लिए गए हैं। बिल्कुल सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आप जानते हैं कि जब सामाजिक विज्ञान का बात आता है तो उसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र को शामिल किया जाता है। समुदाय, जनसांख्यिकी, संस्कृति, विकास, पर्यावरण और उपयोगिता आदि बच्चों की गतिविधियों और अनुभवों और दृष्टांतों में व्यवस्था के माध्यम से बनी है। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण इन पर आधारित है। तो जो सामाजिक विज्ञान है हमारा, तो सामाजिक विज्ञान जो है इन्हीं विषयों पर आधारित है, इन्हीं विषयों के आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, अब क्वेश्चन आ सकता है कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र आते हैं। तो अतः शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों के संगठन का लेखा जोखा रखना चाहिए और बच्चे के विकास में स्तरों के साथ साथ उनके पर्यावरण का भी लेखा जोखा रखना चाहिए। इस पर आधारित शिक्षण बच्चों में संज्ञानात्मक क्षमता सृजित कर सकता है। क्योंकि देखिए, हम अगर इस तरह की बातें हम रखते हैं तो बच्चों के अंदर जो है जो संज्ञानात्मक क्षमता, उनके अंदर की जो विचारधारा है वो एकदम कह सकते हैं कि सोच जो उनकी होती है एकदम सकारात्मक और पॉजिटिव बनी रहेगी। वो लगातार किसी न किसी को जानने की इच्छा रखेंगे। उन्हें समाज की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को समझने में उनकी सहायता करता है। देखिए, समाज हमारा जो है कई प्रकार की विविधताओं से भरा पड़ा है। समाज में जो लोग हैं उनके सामने आर्थिक समस्या भी है। विभिन्न तरह के कार्य से जुड़े हुए हैं जो उनको किसी न किसी रूप में आर्थिक मदद करते हैं। आर्थिक मदद से मतलब कि जो भी वो कार्य करते हैं तो उनको उससे आर्थिक रूप से सहायता मिलती है। यानी कि हमारे देश में बच्चे मुख्यतः 3 सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों जैसे शहरी, ग्रामीण और जनजातीय से संबंध रखते हैं। तो हमारे यहाँ जो 3 मुख्य रूप से हैं वो शहरी हैं, ग्रामीण और जनजातीय हैं। जनजातीय से मतलब है जो लोग अभी भी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, उनसे उसका मतलब है। तो हमारा समाज इन 3 रूपों में बटा हुआ है, इन 3 रूपों से ही बनता भी है, जो विभिन्न सामाजिक मुद्दों, संकल्पनाओं को प्रदर्शित करते हैं तथा इनका संकल्पना निर्माण का एक अद्भुत तरीका है। शिक्षण के उपागम शिक्षा शास्त्र और संसाधनों को शामिल करते हैं, अतः इन्हें तदनुसार परिवर्तित होना चाहिए। क्योंकि जो हमारे यहाँ का जो तरीका है, सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक जो तौर तरीका है, उसको एक रूप में बांधना, उसको एक रूप में लाना हमारे शिक्षा शास्त्र का एक बहुत बड़ा योगदान हम कह सकते हैं। विद्यार्थी उनकी अपनी स्थितियों, जरूरतों और मुद्दों के आलोचनात्मक प्रेक्षक है। आपको इनके लिए समाधान की युक्ति या प्रस्ताव नहीं करना चाहिए। आपको उनकी योग्यता के प्रति उन्हें थोड़ा जागरूक करना चाहिए और उन्हें स्वतंत्रतापूर्वक सोचने और कारण जानने को प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें हमेशा बच्चों को इस तरह से प्रोत्साहित करना चाहिए कि उनके अंदर कुछ ऐसी विशेषताएं आएँ, किसी भी तरह की समस्या हो, उन समस्याओं का सामना स्वयं करें, स्वतंत्रतापूर्वक करें और स्वतंत्र ढंग से सोच करके करें। इसी तरह के कार्यक्रमों को, इसी तरह के व्यवस्थाओं को हमें जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर स्वतंत्र विचार का भरण पोषण हो सके, उन्हें व्यक्त करने की स्वीकृति दें, उन्हें जो है स्वतंत्र करने की, यानी स्वतंत्र ढंग से बोलें, स्वतंत्र ढंग से सोचें। इस तरह का हमें उन्हें प्रवृत्ति देना चाहिए। साथ साथ आपको उन्हें सुनने और उनके
दृष्टिकोण का सम्मान करने के लिए अपने मस्तिष्क को खुला रखना चाहिए। देखिए ये भी बात है, हमें ये नहीं है कि हम अपनी बात को ही रखें, अपनी बात को ही उनसे मनवाएं। हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि जो बच्चे अपनी बात को कह रहे हैं उनको सुनना चाहिए, और उनके जो दृष्टिकोण हैं, उनके जो विचार हैं, उनको भी सुनना चाहिए। और हमें मन से सुनना चाहिए, खुल करके सुनना चाहिए। हमें किसी तुष्टि दृष्टिकोण को न अपना कर बल्कि स्वतंत्र ढंग से सोचना चाहिए, खुले दिमाग से सोचना चाहिए, खुले खुले दिमाग से उनकी बातों को सुनना चाहिए। तभी उनको सही सही प्रोत्साहन मिल सकता है। फिर भी आप उनमें से बहुतों को स्वीकार नहीं करते हैं। इनका एक अद्भुत शिक्षा शास्त्रीय मूल्य है, और अब इनका व्यवस्थित उपयोग होता है, तो इसे आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र कहा जाता है। देखिए आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र क्या है? आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र क्या है? देखिए आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र वह है जहां हम बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया स्वतंत्र ढंग से विचारों को जानें और सोचें, उनके विचारों को भी तर्कसंगत ढंग से समझें, और हम उनके विचारों को पूरी जो है तन्मयता के साथ आज़ादी दें। तो इसी को हम कहते हैं आलोचनात्मक शास्त्र। तो इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के 508 के, 509 के और 510 के वीडियो देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप फेसबुक पर जा कर के, मेरे फेसबुक पर जा कर के पेज को वहाँ लाइक कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। वहाँ ढेर सारी आपको जानकारी भी मिलेगी और कविताओं का संग्रह भी मिलेगा, तो आप वहाँ ज़रूर एक बार विजिट करें। इस वीडियो में इतना ही। इससे पहले मैं कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसे शेयर भी ज़रूर कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।